हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। जीएसटी की हम रिवीजन क्लासेस कर रहे थे। तो लास्ट हमने जो टॉपिक किया था, जहां पे हमने समझा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो आपकी कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैंने आपको बताया था कि अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है जीएसटी के अंदर तीन पिलर सप्लाई की। वो तीन पिलर्स थे। नंबर वन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि आपकी किस वैल्यू पे, किस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ये देखना बहुत जरूरी होता है कि अमाउंट कितना हो जिसके ऊपर चार्ज जीएसटी लगाया जाए, जीएसटी कैलकुलेट किया जाए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जहां हमने सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट पढ़ा था, वहां पे हमने समझा था कि जो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी होती है और क्या चीजें आपको इंक्लूड नहीं करनी होती है वाइल वैल्यूइंग द सप्लाई। ठीक है, तो आपको उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो अमाउंट निकल के आता है उसी के ऊपर जीएसटी अपना अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक एक ही क्लास में पूरा हो गया था। आई होप आपने उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर लिए, बिकॉज वो एक ऐसा टॉपिक है जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनेगा, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन थे एंड आई होप कि आपने उतना काम कर भी लिया। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जो है कि सप्लाई का दूसरा पिलर, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, नया टॉपिक आज जो हमें करना है वो है टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये टाइम ऑफ सप्लाई है क्या? ये जो आज कॉन्सेप्ट हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, ये एक्चुअल में है क्या? देखिए, जीएसटी में जो हमारा चार्जिंग पॉइंट है, जो ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से टैक्स अराइज होता है, वो है सप्लाई। दैट मीन्स टैक्स देने की लायबिलिटी बनती है ड्यू टू सप्लाई। ठीक है, अगर आपने सप्लाई किया है तो फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने सप्लाई ही नहीं किया तो फिर आपको सर ट्रिगर पॉइंट हिट नहीं हुआ, तो मेन चीजें थी कि आपका सप्लाई होना जरूरी है, वो हुई नहीं है, तो फिर कोई टैक्स की लायबिलिटी भी आपकी नहीं बनेगी। तो सप्लाई मान लेते हुई है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस सप्लाई का टाइम क्या है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई मानी जाए, सो दैट अकॉर्डिंगली आप अपने टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा सको। क्योंकि देखिए, डिपॉजिट करवाने के लिए आपका टैक्सेस का कैलकुलेशन का पार्ट जो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था वो सही होना चाहिए, एंड साथ में जो टैक्स बना है उसका सही समय पे डिपॉजिट होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका जो टैक्स बनता है आपने टाइमली डिपॉजिट नहीं करवाया तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, जो आपको टैक्स पे करना है। ओवर एंड अबव दैट आपको ब्याज भी गवर्नमेंट को, इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत एसेंशियल है ये समझना कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई पूरी हो जाती है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप अपने टैक्सेस पे कर सको। बट ये मुद्दा आता क्यों है सर? सप्लाई मतलब इसका टाइम जो है वो समझना क्यों जरूरी आया है, या कैसे ऐसे मुद्दे बने कि हाँ यहाँ पे सप्लाई का टाइम भी हमें लॉ ने प्रिस्क्राइब करके दिया? तो आप समझिए कि लेट्स से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं एंड मैं उनसे बदले में फीस चार्ज करता हूं। लेट्स से मेरे पास कोई मिस्टर एक्स एक स्टूडेंट आया। ठीक है, मिस्टर एक्स एक स्टूडेंट आया जो कहता है सर आप मुझे क्लासेस दीजिए, मैं आपको फीस दूंगा, लेट्स से आप मुझे जीएसटी पढ़ा दीजिए, मैं आपको लेट्स से 5,000 रुपीज फीस दे दूंगा फॉर द सब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको 5,000 रुपए सब्जेक्ट की फीस दे दूंगा, आप मेरे को जीएसटी पढ़ा दीजिए। तो यहां पे ट्रांजेक्शन को एग्री कर लिया, मैंने कहा ठीक है मैं आपको जीएसटी पढ़ा दूंगा और आप बदले मुझे 5,000 पे कर देना। ठीक है, अब हुआ क्या, जो मैं पढ़ाऊंगा ऐसा तो नहीं है कि मेरा एक ही दिन में पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने मान लेते हैं 3 महीने का एक समय लिया, जिसके दौरान मैंने ये पूरा का पूरा कोर्स मिस्टर एक्स को पढ़ा दिया, एंड बदले में मिस्टर एक्स ने मेरे को फिर 5,000 रुपीज भी पे कर दिए। अब ऐसे केसेस में मैंने 3 महीने का समय लगाया, जिसमें मैंने जो है अपना जो क्लासेस का काम था, जो भी मुझे टीचिंग करनी थी वो मैंने की है, एंड बदले में फिर मिस्टर एक्स ने मुझे पेमेंट की है 5,000 की आफ्टर 3 मंथ। अब मुद्दा है सर, पढ़ा तो आप हर महीने रहे हो, आप हर रोज पढ़ा रहे हो, तो क्या इसका मतलब हर रोज कुछ ना कुछ सप्लाई हो रही है? यस, अगर आप जनरल सेंस में देखोगे तो सर्विस तो मैंने हर रोज दी है। हाँ, पेमेंट उसकी 3 महीने बाद आई है। तो सर आपको टैक्स कब देना पड़ेगा? क्या आपको हर महीने टैक्स देना है? अगर हम कहें कि 5,000 रुपए आपने पूरे 3 महीनों के लिए है, तो लगभग 1667 रुपीज पर मंथ आपने चार्ज किया। तो सर क्या ऐसा कुछ है
कि आपको हर महीने 1667 पे टैक्स देना है, या आपको 3 महीने होने के बाद ही देना है, या आज ही जब बुक हो गया तब देना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जब आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन को देखते हो, और ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था। ऐसे बहुत सारे न्यूमरस और भी केस बन सकते हैं जहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है, इसलिए लॉ ने एडुकेटली डिफाइन कर दिया है कि व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा ये क्लियरली बता दिया गया है हर सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो आज हमें वही चैप्टर पढ़ना है। तो ये चीज ध्यान रखना, जीएसटी की डिपॉजिट जो होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई होगी, अदरवाइज अगर आपने सही समय पे नहीं करवाया तो इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। अब ये मुद्दा क्या है सर, देखिए जो टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि किस समय पर आपकी सप्लाई हुई है, इसको हम पढ़ेंगे तो ये समझ लेना कि टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजन है, टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस हैं वो आपके गुड्स के लिए अलग से डिफाइंड है और सर्विसेज के लिए अलग है। तो क्या सर गुड्स और सर्विस के लिए अलग प्रोविजन बनाए गए? यस, गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और सर्विस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए गए। और इवन चाहे मैं गुड्स में बात करूं चाहे मैं सर्विस में बात करूं, हमें 5 सेपरेट केसेस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना होता है। तो गुड्स में भी 5 केसेस, सर्विसेज में 5 केस। वो क्या है? फॉरवर्ड चार्ज में अगर आपने गुड्स बेचे तो उसके टाइम ऑफ सप्लाई के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। रिवर्स चार्ज में आपने गुड्स सेल किए तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई अलग तरीके से निकलेगा। वाउचर्स, कूपन्स वगैरह अगर आपको मिलते हैं तो उनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई का अलग कॉन्सेप्ट है। डिलेड कंसिडरेशन अगर आपको मिला है तो बदले में, जैसे कि हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, ऐसा हो सकता है कि एक सप्लायर ने जब माल बेचा तो बायर को पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर तुम लेट पेमेंट करोगे तो मैं इंटरेस्ट या पेनल्टी लगाऊंगा। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ रहा है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई का अलग कॉन्सेप्ट है। एंड लास्टली कुछ रेजिडुअल केसेस के लिए भी एक टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन बनाया गया है। तो कुल मिला के अगर इफेक्टिवली आप देखोगे तो 10 कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, 5 गुड्स के लिए है और 5 सर्विसेज के लिए। बट सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, वाउचर, पेमेंट फॉर डिलेड कंसिडरेशन एंड अदर केस, ये दोनों ही केस में बिल्कुल डिक्टो सेम है। दैट मींस चाहे आप गुड्स की बात करो चाहे सर्विस, ये 3 फैक्टर्स या 3 ऐसी सप्लाईज है जिनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई दोनों केस में सेम रहता है। बट खैर अभी मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूं, वो हम बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर टाइम ऑफ सप्लाई में हमें यह देखना है कि सप्लाई किस टाइम पे पूरी हो गई थी, सो दैट हम टाइमली बेसिस पे अपने टैक्सेस का डिपोजिशन गवर्नमेंट के पास कर सके। तो सर पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स कैसे डिटरमाइन होता है। आज की क्लास में मैं ओनली गुड्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, देन नेक्स्ट क्लास में हम टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स पढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, सप्लाई कब पूरी हो जाएगी गुड्स के लिए, ये पढ़ने से पहले मुझे एक चीज और आपको समझानी जरूरी है, और वो चीज है टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस अंडर जीएसटी। जीएसटी में आपको इनवॉइस यानी कि बिल कब तक बनाना होता है, इसके लिए हम सेक्शन 31 पढ़ेंगे। सर आप टाइम ऑफ सप्लाई को छोड़कर इनवॉइस वाले मुद्दे पर क्यों आ गए? तो इसका आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा, बट पहले मेरे साथ आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझना है वो ये समझना है कि जब भी कोई बायर और सेलर, दो पार्टीज हैं, मिस्टर ए लेट्स से ये हमारा सेलर है और मिस्टर बी ये हमारा बायर है, अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है दैट मींस ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, अभी मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं, ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, तो मुद्दा आया कि इसका इनवॉइस ए को कब तक रेज करना है। पहले हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं सो दैट जब हम अगले हमारे मेन पॉइंट पे आए टाइम ऑफ सप्लाई पे तो हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके, ठीक है। तो अभी मेरा डिस्कशन इसी चीज पे है कि बिलिंग कब तक हो जानी चाहिए, इनवॉइस कब तक हो जाना चाहिए इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कौन से प्रोविजन पढ़ रहे हैं हम सर? सेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब क्या कहता है सेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट? ये कहता है कि अगर आपने नॉर्मल गुड्स की सेल की है तो 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला, जो आपने माल बेचा है उसमें मूवमेंट होनी है, गुड्स में जो आपने गुड्स सेल किए हैं उसमें मूवमेंट होनी है। मूवमेंट का मतलब है आपने गुड्स बेचा है तो वो गुड्स कहीं और मूव करेगा, चाहे वो मूवमेंट आप कर रहे हो चाहे वो बायर खुद कर रहा हो या कोई थर्ड पार्टी कर रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गुड्स की मूवमेंट होनी है
तो आपको ये ध्यान रखना है, जब फैक्ट्री से माल निकलेगा मूवमेंट के लिए, लेट्स से आप दिल्ली में हो और आपने मुंबई के किसी व्यक्ति को माल बेचा है, तो अब माल दिल्ली से मुंबई जाएगा, तो आप अपनी फैक्ट्री से निकालोगे, ट्रक में लोड करोगे एंड देन वो ट्रक से माल जो है वो निकल के आपका मुंबई तक जाएगा। तो ऐसे केसेस में इनवॉइस कब बनना चाहिए? तो हमारा लॉ कहता है, सेक्शन 31 कहता है कि जब आप गुड्स निकालोगे अपनी फैक्ट्री से बाहर, उस टाइम पे या उससे पहले आपका बिल बन जाना चाहिए, यानी कि बिलिंग आपकी ऑलरेडी हो जानी चाहिए जब आपका माल आपकी फैक्ट्री से निकलता है। ठीक है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स गुड्स की डिलीवरी आप बायर को कर रहे हो ऑन द फैक्ट्री प्रीमाइस, आप फैक्ट्री प्रीमाइस पे बायर आया हुआ उसको कह रहे हो ये लो तुम्हारा सामान, तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसे केसेस में अगर आप बायर को गुड्स हैंडओवर कर रहे हो तो उस डिलीवरी से पहले पहले, उस हैंडओवर से पहले पहले आपका जो है वो बिल बन जाना चाहिए। यानी कि जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो तो आपको डिलीवरी से पहले पहले ही या हैंडओवर के टाइम पे ही गुड्स का बिल बना देना चाहिए। सिंपली कहूं तो जब आप गुड्स से अलग हो रहे हो तो आपको बिल बना देना चाहिए। ठीक है, या तो आप उसे रिमूव कर रहे हो बेचने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सेल के लिए, या फिर अदरवाइज केसेस में देखें तो सामने वाले को यानी कि रेसिपिएंट को हैंडओवर के टाइम पे आपको साथ में बिल भी दे देना चाहिए। तो ये नॉर्मल केस में बिल कब तक बन जाना चाहिए उसके मुद्दा था। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो हमारा मुद्दा बनता है वो है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कई बार ऐसा होता है कि गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई होती है, जैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में हर रोज मिल्कमैन आता है, दूध देने वाला आता है और रोज सुबह आपको दूध देके जाता है। ठीक है, वो हर रोज आएगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, वो डेली बेसिस पे आ रहा है और आपको गुड्स सप्लाई करके जा रहा है। सिमिलर वे में आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, सिमिलर बेसिस पे घरों में गैसेस सप्लाई की जाती है। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में आपके जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनकी बजाय वहां पे पाइपलाइन बिछा रखी है जिसके थ्रू आपको गुड्स सप्लाई की जाते हैं, दैट इज गैस सप्लाई की जाती है। तो ऐसे केसेस में लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बिल कब बनेगा सर? क्या हम हर रोज बिल बनाएं? अगर आप दूध वाले केस में बात करते हो दैट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली आप हर रोज एक रिसीट बना के लेके आ रहे हो, बट गैस वाले केस में कैसा होगा? गैस वाले केस में तो हर सेकेंड आप गैस सप्लाई कर रहे हो, तो इसका बिल कैसे बन सकता है? तो ऐसे केसेस में हमारा जो लॉ है, जो सेक्शन 31 है, वो क्या कहता है कि whenever there is a continuous supply of goods, invoice should be made before or at the time of issuance of periodical statement or receipt of periodical state payment। आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होती है तो ऐसे केसेस में ना एक डेट जरूर होती है, एक डेट, एक टाइम, एक लिमिट, जहां पे आप जाके हिसाब बनाते हो। लाइक आपका दूध वाला यूजुअली 1 महीने बाद आपको हिसाब बना के देता होगा कि सर ये आपका पूरे महीने का बिल है। तो दैट मीन्स इनवॉइस उस हिसाब बनाने के टाइम पे या उससे पहले पहले इशू हो जाना चाहिए। या आपने एक डेट फिक्स कर रखे, लेट से हर महीने की 5 को आप पेमेंट करोगे, तो इनवॉइस उस डेट से पहले पहले आपका इशू हो जाना चाहिए। दैट मीन्स क्या मुझे डेली बेसिस पे इनवॉइस बनाना है? द आंसर इज नो। आपको इनवॉइस जो भी आपने म्यूचुअली डिसाइड कर रखा है रेसिपिएंट और सप्लायर ने, जब आप स्टेटमेंट दोगे सामने वाले को, एक हिसाब बना के दोगे या पेमेंट लोगे, उस टाइम पे आपको इनवॉइस बना के देना है। तो अब जैसे मेरा गैस वाला एग्जांपल है, तो ऐसा पॉसिबल है, गैस सप्लाई करने वाली कंपनी कहती है कि हम मंथली बेसिस पे आपकी जो भी कंजम्पशन होगी उसका हिसाब बनाएंगे। तो जब वो मंथली कंजम्पशन कैलकुलेट करके आपको हिसाब देंगे तो वो उन्होंने बिल भी साथ में आपको इशू करके देना पड़ेगा। दैट इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हो। अ सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरिंग बेसिस under a contract for which supplier issues a invoice to the recipient on regular or periodic basis। ऐसे केसेस में इनवॉइसेस जो है एक पीरियोडिकल बेसिस पे इशू किए जाते हैं और वो आपको यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है किस हिसाब से करना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल केस में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो बिफोर डिलीवरी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस सप्लाई की बात करते हो तो उस केस में जब जब आप कोई स्टेटमेंट इशू कर रहे हो या पेमेंट की डेट आपने जो फिक्स कर रखी है उसके हिसाब से आपका इनवॉइस तब तक बन जाना चाहिए। चलिए, थर्ड एक और स्पेशल केस यहाँ पे बनाया है जहां पे आपका लॉ जो है वो बताता है कि कब इनवॉइसिंग होनी चाहिए। तो लॉ क्या कहता है? अगर आपका केस है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये सबने पढ़ा हुआ होता है। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में क्या होता है?
एक सप्लायर के पास कस्टमर आता है, कहता है सर मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, बट अभी मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे रखना है या नहीं, एक बार आप मुझको ले जाने दो, मैं चेक कर लेता हूं, मुझे रखना होगा तो मैं रख लूंगा, अदरवाइज आपको लौटा दूंगा। एंड सप्लायर एग्री कर देता है। दिस इज कॉल्ड सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, अब यहां पे आपने पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान हो तो आप फाउंडेशन में भी पढ़ते थे कि एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर आपने सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे माल बेचा है तो सेल कब कंप्लीट हो जाती है? नंबर 1, आपने एक टाइम लिमिट दी थी कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कि इतने दिनों में वापस दे देना, बायर ने इतने दिनों में माल नहीं लौटाया तो डीम्ड मान लिया जाता है कि उसने माल रख लिया, दैट इज लैप्स ऑफ द टाइम। दूसरा, जब आपका बायर, जो आपका बायर है वो खुद आपको बता दे कि हाँ मैंने माल रख लिया, लाइक वो आपको कॉल कर दे, वो आपको लेटर लिख के बता दे, आपको मैसेज कर दे कि हाँ मैंने माल रख लिया है, तो वो भी आपके पास अप्रूवल हो जाती है और सेल पूरी हो जाती है। एंड नंबर 3, वो कुछ ऐसा करता है जो शो करता है कि हाँ उसने माल रख लिया, तो अगेन वहां पे भी सेल पूरी हो जाती थी। तो ये सिनेरियो थे जहां पे हमारी सेल पूरी हो जाती है। तो अब हमारा जो सेक्शन 31 है वो क्या कहता है कि अगर आपने ऐसे ही कोई गुड्स बेचे हैं ऑन सेल और रिटर्न बेसिस कि आप रखना है तो रख लेना वरना वापस कर देना, तो उस केस में इनवॉइसिंग के लिए एक डेट फिक्स की गई है। क्या? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई हो गई है, सप्लाई कब होगी है मैंने अभी आपको बताया, या तो बायर आपका हाँ कह दे, या बायर जो है एक रीजनेबल टाइम या टाइम बीत जाने के बाद भी जो है गुड्स नहीं रिटर्न कर रहा, या थर्ड उसने कुछ ऐसा किया जो शो करता है कि वो गुड्स रखने को तैयार है। तो अगर ऐसा कुछ आपको हिंट मिला है कि हाँ माल बिक चुका है तो आपको उस टाइम पे बिल बना देना चाहिए। या फिर 6 महीने हो गए हैं, माल को आपने बायर को 6 महीने पहले दिया था और ना उसने हाँ कही है ना कही है, तो लॉ कहता है भाई और कितना वेट करोगे, 6 महीने बीत चुके हैं, अभी भी आप इंतजार कर रहे हो कि भाई वो क्या पता माल रख ले, तो इसका मतलब अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप इतना वेट क्यों कर रहे हो? आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जीएसटी खाने का सोच रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुमने माल दिए 6 महीने हो गए, अब हम और वेट नहीं कर सकते, बिल बना दो, टैक्सेस पे कर दो, जो टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। सर अगर कल को आज आपने बिल बना दिया क्योंकि 6 महीने हो गए हैं रिमूवल से, रिमूवल का मतलब है जिस दिन आपका कस्टमर आपसे माल लेके गया था, 6 महीने वेट किया, वो नहीं आया, आपने कहा सर जीएसटी में बिल बना दो, हमने बना दिया, 2 महीने बाद अगर वो वापस लेके आ जाएगा तो क्या होगा? तो आप फिर क्रेडिट नोट बना सकते हो कि सेल हमने की थी बट रिटर्न आ गई। क्लियर है? और अगर 2 महीने बाद वो कंफर्मेशन दे दे, क्या फिर से बिल बनेगा? द आंसर इज नो, हम पहले ही बिल बना चुके हैं तो फिर हम फिर से क्यों बनाएंगे? तो डबल बिलिंग हो जाएगी ना सेम चीज की। तो इसलिए लॉ कहता है कि या तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर उसने पहले ही कुछ बोल दिया है तो, और अगर उसने कुछ नहीं बोला है, वो खामोश बैठा है, तो भाई 6 महीने वेट करने देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। उसके बाद आपको जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट डे बिल बनाना पड़ेगा। अब हम और वेट नहीं कर सकते, जो भी आपका टैक्स बनता है फिर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये टाइम लिमिट था कि कब तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। 3 सिनेरियो है। नंबर 1, नॉर्मल गुड्स के केस में जहां पे डिलीवरी में मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स में, तो फिर वहां पे बिफोर रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आप जो है डिलीवरी के टाइम पे बिल्स बना दोगे। अगर कंटिन्यूस सप्लाई की बात करूं तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट या पेमेंट जब आती है तब बिल बन जाना चाहिए। और अगर सेल और रिटर्न की बात करें तो या तो एक्चुअल सप्लाई जब हो जाए या फिर 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर, 6 मंथ ऑन द डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, यहां तक आपका बिल बन जाना चाहिए। तो अब क्लियरली यहां पे लॉ ने सेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में बता दिया है कि आपकी बिलिंग कब तक हो जानी चाहिए। अब आपको इस समय के अंदर अंदर अपना बिल रेज कर देना है। अब नेक्स्ट मुद्दा है, सर हम तो कुछ और पढ़ रहे थे, जो चैप्टर का पर्पस था वो था टाइम ऑफ सप्लाई। ये तो हम पढ़ रहे थे टाइमिंग ऑफ इनवॉइसिंग, इनवॉइस कब बन जाना चाहिए। ठीक है, अब मुद्दा आया सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। अब देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, और अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं गुड्स के लिए। तो अभी हमने पढ़ा इनवॉइसिंग कब तक हो जानी चाहिए, एज पर सेक्शन 31 इनवॉइसिंग के प्रोविजन हमने पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, किस पॉइंट पे सप्लाई आपकी पूरी मान ली जाएगी गुड्स के केस में। सेक्शन 12 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में प्रोविजन बताता है। सबसे पहला केस मैंने अभी आपको बताया, चाहे हम गुड्स की बात करेंगे चाहे सर्विस की, दोनों केस में हमें 5 सेपरेट अलग अलग केसेस पढ़ने हैं। नंबर 1 इज फॉरवर्ड चार्ज, जहां ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड चार्ज का है, मतलब सप्लायर ने माल बेचा,
वो कस्टमर से टैक्सेस कलेक्ट करेगा एंड देन गवर्नमेंट को दे के आएगा। दिस इज फॉरवर्ड चार्ज। दूसरा केस रिवर्स चार्ज, जहां पे सप्लायर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेगा, रेसिपिएंट खुद से टैक्सेस गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या रखी गई है। थर्ड, हमारा जो स्पेशल केस आता है वाउचर का। फोर्थ जो केस हमें देखना है वो डिलेड कंसिडरेशन के लिए, जो आप पेनाल्टी या इंटरेस्ट लेते हो उसके लिए है। एंड पांचवा रेजिडुअल केस है। वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का क्या प्रोविजन बनाया गया है। सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज। अगर आपका ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड चार्ज में हुआ है तो एज अ सप्लायर आपके लिए सप्लाई कब मान ली जाएगी। द सप्लाई शेल बी अर्लियर ऑफ, टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी अर्लियर ऑफ, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आपने इनवॉइस कब इश्यू किया, और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इश्यूड, वो अंतिम समय जब तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था। अब आपको शायद समझ में आएगा कि मैंने आपको क्यों पहले बताया कि इनवॉइस इश्यू करने का समय क्या है। हमारा लॉ कहता है सेक्शन 12 में कि आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना चाहते हो तो ये समझो कि गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई होता है जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया, या अगर आपने समय से इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो जो डेट थी जब तक हो जाना चाहिए था वही आपके टाइम ऑफ सप्लाई है। लेट्स से मैंने 27 अक्टूबर को कोई माल बेचा, मैंने 27 अक्टूबर को गुड्स बेचे हैं और उसका इनवॉइस मैं 29 अक्टूबर को बना रहा हूं, तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई 29 अक्टूबर को माना जाए जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया, या 27 अक्टूबर को? तो आपको अगर सर 27 को माल बेचा है तो 27 को बिल बन जाना चाहिए था। तो द लास्ट डेट ऑन विच बिल शुड हैव बीन क्रिएटेड, तो वो आपकी 27 अक्टूबर है। तो 27 तक बिल बन जाना चाहिए था, दैट मीन 27 ही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे 29 नहीं होगी, 27 होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सेल 27 को हुई है, सेल 27 को हुई है 27 अक्टूबर को, और आपने बिल एडवांस में 26 अक्टूबर को ही बना दिया था, तो ऐसे केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 26 अक्टूबर। अगर इनवॉइसिंग पहले हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट नहीं होनी चाहिए, पहले आप कर सकते हो, डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 26 अक्टूबर जो डेट ऑफ इनवॉइस है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। साथ में आप देखते हो सर ये भी लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट जो होनी चाहिए थी, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट आइदर इन द बुक्स और इन द बैंक बाय द सप्लायर। पेमेंट आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी हो या बैंक में आ गई हो, जो भी आपका केस रहा हो, इन दोनों में से जो अर्लियर है वो लिखा गया है वैसे तो। बट उसके बाद हुआ क्या, कहने को क्या लिखा गया, लॉ में लिखा गया कि अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स बेचे हैं, अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स बेचे हैं तो इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट जब आपको पैसा मिला, विच एवर इज अर्लियर की बेसिस पे सप्लाई मान ली जाएगी। ये लिखा गया है सेक्शन आपके 12 में सीजीएसटी एक्ट में। बट बाद में हुआ क्या, गवर्नमेंट ने बोला जब गुड्स की हम बात करते हैं और वहां पे आपको पेमेंट एडवांस में मिल जाती है, तो गवर्नमेंट ने कहा कई बार ऐसा होता है जब हमें गुड्स सप्लाई करने होते हैं, लेट्स से मुझे 10 लाख का माल सप्लाई करना है, तो मैंने मेरे कस्टमर से कहा भाई मेरे को कुछ पैसा एडवांस दे दो क्योंकि अभी मुझे माल बनाना है और फिर मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा। तो बेचारा जो हमारा कस्टमर होता है वो हमें गुड्स के लिए पैसा एडवांस दे जाता है कि हाँ ये लो आप 5 लाख रुपए एडवांस पकड़ो और मेरा माल अच्छे से बना दो, फिर बाकी पेमेंट ले लेना। अब पहले प्रोविजन ये होता था कि अगर एडवांस पैसा आ गया, क्योंकि इनवॉइस तो अभी मैं नहीं बनाऊंगा, इनवॉइस तो जब मैं माल बेचूंगा तब बनाऊंगा, बट पेमेंट पहले ही आ चुकी है, तो विच एवर अर्लियर का प्रोविजन होने की वजह से मुझे उस एडवांस में से टैक्स काट के गवर्नमेंट को देना पड़ता था। सपोज 5 लाख रुपए मुझे मिले और अगर मान लेते हैं 28% टैक्स की रेट है, तो मुझे इफेक्टिवली वहां पे 1,10,000 के अराउंड का अमाउंट टैक्सेस का गवर्नमेंट को देना पड़ जाता था। अब मैंने एडवांस लिया था ताकि मैं अपना काम कर सकूं, और उसमें से एक कंसिडरेबल अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता था बिकॉज एडवांस पे टैक्स लगता था। तो गवर्नमेंट ने कहा इसमें जेन्युइन दिक्कत आती है गुड्स के सप्लायर को, तो गवर्नमेंट ने बोला जो गुड्स के सप्लायर हैं जो फॉरवर्ड चार्ज में माल बेचते हैं उनके केस में हम एक एग्जम्पशन देते हैं कि उन्हें पेमेंट बेसिस पे टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को भूल जाओ, इसका मतलब सिर्फ आपको किस बेसिस पे टैक्स डिपॉजिट करवाना है, इनवॉइस। इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ और द डेट जिस दिन तक हो जाना चाहिए था उसके हिसाब से आपको जो है टाइम ऑफ सप्लाई मानना है और गवर्नमेंट को टैक्सेस डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है,
ये क्लियरली यहाँ पे लॉ में लिख दिया गया इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। तो इन केस ऑफ गुड्स एग्जम्पशन हैज बीन गिवन टू पे टैक्सेस ऑन एडवांस, एडवांस पे आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। इसका नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है। ये 15 नवंबर 2017 में ही प्रोविजन आ गया था। देखिए 1 जुलाई को जीएसटी आता है, 1 जुलाई 2017 को, तब लॉ में लिखा गया था कि इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस दिन आपको टैक्स डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, उसके हिसाब से सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। बट लेटर ऑन कुछ महीनों बाद ही जीएसटी के आने के गवर्नमेंट ने जेन्युइन हार्डशिप देख ली थी और हेंस यहाँ पे लॉ में इस चीज की एग्जम्पशन दे दी गई है। तो इफेक्टिवली अगर मैं कहूं तो अगर आप फॉरवर्ड चार्ज की बात करो तो ये ऊपर वाला ही प्रोविजन इफेक्टिव रह जाता है। तो डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, जब तक आपका इनवॉइस हो जाना चाहिए था उसके हिसाब से आपको जो है टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से आपने सप्लाई किया है, गुड्स को सप्लाई किया है लेट्स से 29 अक्टूबर को, बट आप इनवॉइस रेज कर रहे हो 1 नवंबर को, तो ऐसे केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 29 अक्टूबर, बिकॉज 29 अक्टूबर को इनवॉइस बन जाना चाहिए था। तो आप लेट हो, हेंस अक्टूबर महीने में टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ना कि नवंबर में। तो हेंस अक्टूबर महीने में टाइम ऑफ सप्लाई है, जिसके टैक्सेस बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगले महीने में यानी कि नवंबर में ही पे कर दोगे। वहीं पे अगर सप्लाई टाइम का नवंबर में बनता, ठीक है, टाइम का जो है सप्लाई का टाइम जो है नवंबर में बनता, तो आपको टैक्सेस दिसंबर में पे करने होते, ठीक है। तो ये इंप्लीकेशन होता है टाइम ऑफ सप्लाई को अगर आप करेक्टली कैलकुलेट करते हो तो वो फर्क पड़ जाता है कि कौन से महीने में आप उसका टैक्स दोगे। इस एग्जांपल को मैंने ऐसे ही फ्रेम किया, अक्टूबर में आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, हेंस नवंबर में टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी की टाइम ऑफ सप्लाई आप नवंबर में मान लेते तो फिर आपको दिसंबर में पे करना होता, जो कि गलत हो जाता, आप 1 महीने से डिले हो जाते, ठीक है। तो हेंस आप पे इंटरेस्ट लगाया जाता। बट इस केस में सिंस सप्लाई 29 अक्टूबर को हो गई थी तो इनवॉइसिंग भी 29 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए थी, हेंस आपके टाइम ऑफ सप्लाई भी 29 अक्टूबर को ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था फॉरवर्ड चार्ज, जहां पे जो आपका इनवॉइस की डेट है या जो लास्ट डेट इनवॉइस की होनी चाहिए वहां ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो है हमारा रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में आपको पता है क्या होता है, यहां पे आपका जो सप्लायर है, आपका रिवर्स चार्ज में जो सप्लायर है वो कस्टमर से टैक्स या रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो रेसिपिएंट खुद से गवर्नमेंट के पास जाके टैक्सेस डिपॉजिट करवाता है। तो ऐसे केसेस में रिवर्स चार्ज में टैक्सेस पे करने की लायबिलिटी ये समझ लो कि रेसिपिएंट की है, टैक्सेस पे करने की लायबिलिटी रेसिपिएंट की है, ना कि सप्लायर की। तो अब ऐसे केसेस में रेसिपिएंट देखेगा कि हमें कब टैक्सेस डिपॉजिट करवाने, तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई जानना जरूरी है। तो अब इस बार टाइम ऑफ सप्लाई कौन देख रहा है, आपका रेसिपिएंट देख रहा है, ना कि सप्लायर। सप्लायर इसलिए नहीं देख रहा बिकॉज सप्लायर को तो टैक्सेस डिपॉजिट ही नहीं करवाने, इस बार डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी रेसिपिएंट की है। तो रेसिपिएंट देखेगा भाई सप्लाई कब पूरी हो गई थी, सो दैट मैं उसके हिसाब से अपना टैक्सेस जमा करवा सकूं। तो लॉ क्या कहता है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी अर्लियर ऑफ, इन तीनों में से जो भी चीज पहले हो रही है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्या क्या, नंबर 1, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, जिस दिन आपको एज अ रेसिपिएंट गुड्स रिसीव हो गए थे वो डेट, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट की है, जो आपका सप्लायर है आपने उसको पेमेंट की है। और पेमेंट का मतलब ये समझ लेना, जब जब पेमेंट की बात आएगी तो पेमेंट का मतलब है या तो अपने बैंक से आपने पेमेंट किया है तो बैंक में किस दिन डेबिट हुआ है आपका अमाउंट, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम एक्चुअल पेमेंट नहीं करते, जस्ट बुक एंट्री से एडजस्टमेंट कर देते हैं, हमारा पुराना हिसाब हो सकता है या कोई ऐसा रीजन हो सकता है जिसमें किसी और पार्टी के साथ हमारा बैलेंस हम उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। इन एनी केस आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं कर रहे, आप जब बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं तो बुक्स में एंट्री जो भी दोनों में से पहले हो जाएगी उसी को हम पेमेंट बोल देंगे। तो डेट ऑफ पेमेंट मींस बुक्स में एंट्री या बैंक्स में एंट्री, व्हिचएवर इज अर्लियर। या थर्डली, अगर आपके सप्लायर ने आपको एक बिल दिया है तो उस बिल में हम 30 दिन जोड़ देंगे और जो 31st डे होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इन तीनों में से जो भी अर्लियर पॉइंट निकल के आएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। फिर से देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किए या तो वो डेट। नंबर 2, जिस दिन आपने पेमेंट की वो डेट, या सप्लायर ने जो आपको बिल बना के दिया जिस तारीख का उसमें 31st डे जो है वो देख लीजिए।
तीनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, आपका टाइम ऑफ सप्लाई, और अकॉर्डिंगली आपको टैक्सेस डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैं मिस्टर ए, मैंने आरसीएम में गुड्स परचेज किए हैं। ध्यान रखना यहां पे रेसिपिएंट कैलकुलेशंस कर रहा है, तो आरसीएम में मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए। तो अब वो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेगा? सबसे पहला पॉइंट वो चेक करेगा कि आपने जो गुड्स है वो कब रिसीव किए, गुड्स की रिसीट। मिस्टर ए ने गुड्स रिसीव किए हैं लेट्स से 15 नवंबर को। मिस्टर ए ने गुड्स रिसीव किए 15 नवंबर को। दूसरी बात वो देखेगा मिस्टर ए कि उसने पेमेंट कब की है। लेट्स से मिस्टर ए ने जो बिल की पेमेंट की है 25 नवंबर को की है, 25 नवंबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि आपके सप्लायर ने क्या आपको कोई बिल दिया था? यस, सप्लायर ने हमें एक बिल बना के दिया था और उसने बिल पे डेट डाली थी लेट्स से 25 अक्टूबर। सप्लायर ने जो हमें बिल बना के दिया उसमें सप्लायर ने 25 अक्टूबर की डेट डाली। तो अब हमें क्या देखना होता है? पहला केस गुड्स रिसीव कब हुए? 15 नवंबर। दूसरा केस आपने पेमेंट कब की? 25 नवंबर। और तीसरा, अगर आपके सप्लायर ने आपको बिल बना के दिया है तो आप वहां से 31st डे देखिए। 31st डे क्या होगा? 25 अक्टूबर के बाद अगर आप 31st डे देखते हो तो इफेक्टिवली ये आपका 25 नवंबर ही बनेगा, 25 नवंबर। तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इस केस में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 15 नवंबर को बनेगा, जिस दिन मैंने गुड्स एक्चुअल में रिसीव किए, ठीक है। इन केस यहां पे अगर गुड्स आपको लेट्स से 28 नवंबर को रिसीव होते तो फिर आपका जो पेमेंट की डेट है या सप्लायर का इनवॉइस प्लस 31st डे वो सेम ही है, तो फिर 25 नवंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता, बिकॉज ये इवेंट पहले हो चुका था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन तीनों में से जो अर्लियर पॉइंट है वो चेक करना होता है। एक चीज याद रखना, अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ है कि मिस्टर ए ने आरसीएम में गुड्स खरीदे हैं और उसके लिए उसने एडवांस पे किया है। मिस्टर ए ने आरसीएम में गुड्स खरीदे हैं, उसके लिए उसने एडवांस पे किया। एग्जांपल बनाते हैं। मिस्टर ए ने पेमेंट कर दी लेट्स से 10 नवंबर को ही, 10 नवंबर को उसने पे कर भी दिया। एक्चुअल में गुड्स आए हैं उसके पास 15 दिसंबर को, एंड सप्लायर ने इनवॉइस दिया था। आपका जो सप्लायर है उसने आपको इनवॉइस बना के दिया था लेट्स से 10 दिसंबर को, तो वहां से 31st डे आप क्लियरली देख सकते हो। इस केस में जो आपकी अर्लियर डेट बनती है वो है पेमेंट की डेट, जिस दिन आपने पेमेंट की। तो क्या रेसिपिएंट को एडवांस पेमेंट पे भी आरसीएम का टैक्स देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। जो एग्जम्पशन थी, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि एडवांस पे टैक्सेस नहीं देने, वो ओनली फॉरवर्ड चार्ज में थी। ऐसी कोई एग्जम्पशन आरसीएम के केस में नहीं दी गई है सप्लाई रेसिपिएंट को। तो इसका मतलब मिस्टर ए को एडवांस पे टैक्स देना पड़ेगा। 10 नवंबर को जो उसने पेमेंट किया है आरसीएम में परचेज के लिए, उसके ऊपर उसे टैक्सेस खुद से जमा करवाने पड़ेंगे जब वो नवंबर के महीने के रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई 10 नवंबर को ही मान लिया जाएगा और आपको पैसा जो है टैक्सेस जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट लिखा गया, इन केस दीज प्रोविजंस कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर किसी वजह से आप ये प्रोविजन नहीं लगवा पाते हो तो रेसिपिएंट ने जिस दिन बुक्स में एंट्री की ना उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लिए। लाइक फॉर एग्जांपल गुड्स कब रिसीव हुए ये डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, पेमेंट की डेट पता नहीं चल पा रही है और सप्लायर ने कोई इनवॉइस भी नहीं दिया है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास कोई और प्रूफ नहीं है, तो हम सिर्फ रेसिपिएंट के बुक्स को उठा के देख लेंगे, किस दिन रेसिपिएंट अपने बुक्स में इसे रिकॉर्ड कर रहा है उसी दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। तो कई केसेस में ऐसा होता है जहां पे हम अनरजिस्टर्ड पार्टी से कुछ परचेज करते हैं तो क्लियर कट ये पता नहीं चलता कि कब गुड्स आए थे, रिसीट के कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना पता चल पाता पेमेंट कब हुई है, कैश में पेमेंट हो सकती है जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, एंड लास्टली सप्लायर अनरजिस्टर्ड था तो उसने कोई इनवॉइस भी नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में अगर रेसिपिएंट के बुक्स में हमें कोई एंट्री मिलती है हम उसी को रेफरेंस मान के उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सिनेरियो आरसीएम का। तो फॉरवर्ड चार्ज में हमने देखा इनवॉइस डेट और जिस दिन इनवॉइस बन जाना चाहिए वो टाइम ऑफ सप्लाई है। आरसीएम में इन तीन डेट में से जो भी अर्लियर बनता है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। चलो नेक्स्ट है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होता है पहले तो वो समझिए। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ खरीदने जाते हो तो आपको कूपन मिलते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने एक मोबाइल रिचार्ज करवाया, उस रिचार्ज करवाने पर मुझे 500 रुपए का रिचार्ज करवाने पर
रिचार्ज करने वाली कंपनी ने 50 रुपए का कूपन दे दिया। बोला सर अगले बार जब आप आओगे ना तो आप ये कूपन यूज कर सकते हो और आपको जो है कम पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा ये अच्छी स्कीम है। सिमिलर वे में आप कई बार किसी मार्ट में जाते हो, आप किसी मान लो शोरूम में जाते हो, वहां पे आप गुड्स परचेज करते हो, लेट्स से आपने 5,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, तो अब जो शोरूम वाले वो आपको कहते हैं सर हम आपको ना एक कूपन दे रहे हैं, आप अभी आप 5,000 पे कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम आपको एक कूपन दे रहे हैं 500 रुपए का। आप जब नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने आओगे तो आप इस कूपन का इस्तेमाल करके 500 रुपए जो है कम पे करोगे और हम कूपन आप एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ पेमेंट। ठीक है, तो ये सिस्टम चलता है वाउचर्स का या कूपन का। अब ऐसे केसेस में ध्यान से अगर आप समझोगे तो मान लीजिए आज मैंने शोरूम में जाके या मैंने किसी मार्ट में जाके 5,000 रुपीज का सामान परचेज किया। मैंने गुड्स परचेज कितने के किए? 5,000 के। और सही मायने में उस 5,000 रुपए के सामान के बदले में ही मुझे 500 रुपए का एक कूपन वाउचर भी फ्री में मिल गया, जिसके बदले में मैं फर्दर फिर से गुड्स परचेज कर सकता हूं। आज किए नहीं है, लेट्स से मैंने ये कूपन रिसीव कर लिया 2 नवंबर को ही, 2 नवंबर 2024 को मुझे कूपन मिल गया। आज के डेट में मुझे कूपन मिल गया जिसके बदले में 500 रुपए की शॉपिंग कर सकता हूं। अभी मैंने करी नहीं है शॉपिंग, मैं कर सकता हूं। अब यहां पे हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है, आपको क्या देखना है कि जो 500 रुपए का आपने कूपन दिया है, जिसके बदले में सप्लाई हो सकता है 15 दिन हो बाद हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 2 महीने बाद हो, आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है क्या ये कूपन जो आपने आज इश्यू किया है इसमें जो सप्लाई होने वाली है, क्या आज आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या आज वो आइडेंटिफाइबल है सप्लाई? अगर आप कहते हो यस सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, सर क्या मतलब ये कि आपने 500 रुपए का कूपन दिया है और आपका एक ही प्रोडक्ट है, आपके पास सिर्फ आपके शोरूम में ब्लैंकेट्स है और कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कस्टमर अगर अगली बार आएगा भी तो ब्लैंकेट ही लेके जा सकता है और वो 500 रुपए के बदले में जो कूपन है उसके बदले में उसे ब्लैंकेट ही मिलेगा। दैट मीन्स जो वो कूपन उसके पास है उसके अगेंस्ट में क्या सप्लाई होने वाली है चीज वो आपको पता है, कौन से गुड सप्लाई किए जाएंगे ये आपको ऑलरेडी पता है। तो लॉ कहता है ऐसे केसेस में सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो आप वेट मत करो कि वो कूपन लेके आएगा और आपका जो है सामान लेके जाएगा, आज ही के दिन दैट इज 2 नवंबर को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा इन रिलेशन टू दैट कूपन। उस 500 रुपए के कूपन के रिगार्डिंग आप आज ही टैक्सेस जमा करवा दो गवर्नमेंट के पास, या आज ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, टैक्सेस अकॉर्डिंगली आप जो है उसका पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो सर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, हमारी तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की दुकान है, 100 अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट हैं, उसकी जो मर्जी होगी जो कस्टमर का मन करेगा वो वही सामान लेके जा सकता है। अब ऐसे केसेस में गवर्नमेंट चाह के भी मुझसे आज टैक्स नहीं ले सकती, बिकॉज अभी पता ही नहीं वो क्या लेके जाएगा, जो कस्टमर है वो आपका क्या प्रोडक्ट लेके जाएगा ये चीज अभी हमें क्लियरली पता नहीं है। तो लॉ कहता है कि ऐसे केसेस में वेट कीजिए। किस चीज का वेट कीजिए? जब तक आपका जो कस्टमर है वो कूपन को रिडीम करवाने ना आ जाए तब तक आपको नहीं पता क्या सप्लाई होने वाला है। तो ऐसे केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? ऐसे केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ रिडम्पशन, जब आपका कस्टमर कूपन को रिडीम करवाने आएगा। ठीक है, तो 2 सिनेरियो बन सकते हैं, या तो आपको पहले से पता है कि कूपन के अगेंस्ट में क्या चीज जाएगी, क्या चीज कस्टमर लेके जाएगा, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर इशू हुआ है उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बट अगर आपको नहीं पता कि वो क्या लेके जाएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन, फिर सप्लाई का टाइम माना जाएगा रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर रिडीम हुआ है। ठीक है, तो ये वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है कि कब आपका जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर पहले से आइडेंटिफाइबल है कूपन में क्या लेके जाएगा तो फिर कस्टमर का पहले से पता है हमें भी यही चीज लेके जा सकता है और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन मान लिया जाएगा जिस दिन आपने वो कूपन वो वाउचर इशू किया है। लेकिन अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं अगर आपको नहीं पता वो क्या लेके जाएगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा रिडम्पशन तक का। ठीक है, वाउचर में बेसिकली गिफ्ट वाउचर भी कवर होते हैं। गिफ्ट वाउचर में बेसिकली कस्टमर आज आपको 300 400 500 रुपए पे करता है और बदले में आप उसे कूपन दे देते हो जिसे वो फ्यूचर में यूज करेगा या वो किसी और को भी वो गिफ्ट कर सकता है। तो सेम प्रोविजन लगेगा यहाँ पे। अगर आपको पता है कि वो क्या लेके जाएगा तो आप आज ही उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लोगे, ऑल्दो वो गुड्स बाद में लेके जाएगा फ्यूचर में, तो बट स्टिल आपको उन 400-500 रुपए पे आज ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता वो क्या लेके जाएगा तो वेट कीजिए रिडम्पशन तक का।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस, डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि अगर आपका कस्टमर लेट पेमेंट करता है तो आप उससे कई बार इंटरेस्ट और पेनल्टी भी रिसीव करते हो। तो उस इंटरेस्ट और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा? लेट्स से आपने किसी कस्टमर को 15 नवंबर को माल बेचा, आपने 15 नवंबर को सेल की 50,000 रुपए की, और एग्री हुआ था कि आपको 30 नवंबर तक पेमेंट करनी है, कस्टमर आपको 30 नवंबर तक पेमेंट करेगा, ठीक है। आपने माल बेचा 15 नवंबर को 50,000 का, कस्टमर ने कहा था सर मैं 30 नवंबर तक पेमेंट कर दूंगा। हमने कहा अगर नहीं किया तो वो बोला कि सर मैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, यानी मैं आपको 55,000 रुपए देके जाऊंगा। हमने 30 नवंबर तक वेट किया, कस्टमर पेमेंट देने नहीं आया। क्या अब हम एक्स्ट्रा पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो व्यक्ति पेमेंट नहीं दे रहा है तो अब आप इंटरेस्ट या पेनल्टी कलेक्ट कर सकते हो। तो अब मुद्दा है सर 30 नवंबर को समय पूरा हो गया, तो क्या 1 दिसंबर को ये 5,000 लेने का अधिकार आ गया? यस। तो क्या हम 1 दिसंबर को ही टाइम ऑफ सप्लाई माने, जिस दिन हमारे पास लेने का अधिकार आ गया? तो मैं कहूंगा नो, 1 दिसंबर को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। हमारा लॉ कहता है, सेक्शन 12 कहता है इस केस में जहां पे आप इंटरेस्ट या पेनल्टी की बात करते हो, इस 5,000 की बात करो, तो हो सकता है कल को कस्टमर आए और कहे कि भाई प्लीज माफ कर दो, इस बार गलती हो गई। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके जो सप्लायर्स हैं वो चीजों को माफ भी कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप रेगुलर कस्टमर हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम आप पे इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगा रहे। तो इस बात को लॉ ने प्रैक्टिकली समझते हुए कहा कि भाई अगर एक्चुअल रिसीट हो रहा है ना ये पैसा, तो जिस दिन ये एक्चुअल में रिसीव होगा उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेट्स से 50,000 रुपए हमारे जो बनते थे प्लस 5,000 रुपए कस्टमर हमें 17 दिसंबर को देके जाता है, 17 दिसंबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 17 दिसंबर, ना कि 1 दिसंबर, ठीक है। यानी कि ये रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल किया लॉ ने। तो लॉ ने कहा भाई जब तुम्हें एक्चुअल में मिल जाए ना, उसी डेट को हम जो है उसे टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, उससे पहले उसे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। जेन्युइन रीजन भी था, पहले मान लिया जाए कल को वो एक्स्ट्रा पैसा आए ना और आप सप्लायर से टैक्सेस भी मांग लो तो गलत हो जाता। तो कहा गया कि अगर आपको एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिलता है तो ही हम आपको जो है टाइम ऑफ सप्लाई उस पॉइंट पे मानेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो जो डिलेड पेमेंट वाला पार्ट होता है इंटरेस्ट या पेनल्टी का, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है जब सप्लायर एक्चुअल में उस एडिशन को रिसीव करता है। अब आ गया हमारा लास्ट केस, रेजिडुअल केस। रेजिडुअल केस में क्या कहा गया कि अगर मान लो अगर आपके कोई ऐसे पर्सन है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, जिसने कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रखा, जो चोरी चुप के सेल कर रहा था, जिसकी चोरी हमने पकड़ ली कि भाई ये माल बेच रहा है, ना तो इनवॉइस इशू कर रहा है, ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे केसेस में भी लॉ ने बताया, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं एक पर्सन हूं जो सप्लाई तो कर रहा हूं बट उसके रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, कोई बिल नहीं बना रहा, कोई पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं है, सब मैं कैश में लेन देन कर लेता हूं, तो गवर्नमेंट जब मुझे कहेगी भाई तुम टैक्स क्यों नहीं दे रहे, तो मैं कह रहा हूं मैंने सप्लाई कब की है, तो गवर्नमेंट ने किसी तरीके से प्रूव भी कर दिया कि हाँ सप्लाई हुई है, तो मैं कहूंगा बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या है मेरा। गवर्नमेंट कभी मेरा टाइम ऑफ सप्लाई असरटेन नहीं कर पाएगी ऊपर वाले प्रोविजन से, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे केसेस में रेजिडुअल केस बनाए गए हैं। तो बेसिकली मैं अगर आपसे कहूं तो रेजिडुअल केसेस लॉ अवॉइड करने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे, उनके लिए रेजिडुअल केस बनाया गया है। अब क्या बनाया गया देखिए, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, दैट मीन्स यू आर लाइबल टू फाइल रिटर्न्स पीरियोडिकली, आपको पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं भी पता चल रहा ना हमें, तो जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, हम उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे और उसके हिसाब से आपको टैक्सेस जमा करवाने पड़ेंगे। और अगर आप रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल नहीं हो, मे बी आप अनरजिस्टर्ड हो, होना चाहिए था रजिस्ट्रेशन आपका बट आपने ले ही नहीं रखा, तो आप रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल नहीं हो, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट आपसे सीधा टैक्स पे करवा लेगी और जिस दिन टैक्स पे करवाया जाएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो रेजिडुअल केसेस जहां पे आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे या डेटा अवेलेबल नहीं है किसी भी कारणों से, तो फिर उस केस में अगर आप रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल हो तो दैट डेट शुड बी रिगार्डेड एज योर टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आप रिटर्न फाइल करने के लिए भी लाइबल नहीं हो तो जिस दिन आप जीएसटी आपसे भरवाया जाएगा उसी को मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा रेजिडुअल केस।
तो एज पर सेक्शन 12 5 केसेस हमने डिस्कस किए। कौन कौन से 5 केस, एक बार मैं वापस जल्दी से रिकैप कर देता हूं। फर्स्ट इज फॉरवर्ड चार्ज। अगर आप गुड्स की बात करो तो फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है वो होता है डेट ऑफ इनवॉइस, जिसे मैं कहूंगा इनवॉइस डेट, या लास्ट डेट जब तक इनवॉइस बन जाना चाहिए था। दिस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अगर हम बात करें आरसीएम की, तो आरसीएम में रेसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे बनेगा, या तो जब आपने एक्चुअल में गुड्स को रिसीव किया, या फिर आपने जब पेमेंट की, या फिर आपने सप्लायर से जो इनवॉइस रिसीव किया है उसमें 31वां दिन, विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर ये प्रोविजन नहीं लग पाता है किसी कारण से, तो रेसिपिएंट ने जिस दिन बुक्स में एंट्री की उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर अगला मैंने आपको बताया वाउचर। वाउचर में क्या होता है, अगर आपकी सप्लाई पहले से असर्टेनेबल है, आपने जो वाउचर कूपन बेचे हैं उसमें आपको पहले से पता है कस्टमर क्या लेके जाएगा, तो अगर आपको पहले से पता है कि कस्टमर क्या लेके जाएगा तो इशू के दिन ही आपका सप्लाई मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सप्लाई असर्टेनेबल नहीं है, आपको नहीं पता वो क्या लेके जाएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा टिल रिडम्पशन, तो फिर रिडम्पशन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। फोर्थ सिनेरियो, फोर्थ पॉइंट जो हमारा बनता है वो डिलेड कंसिडरेशन के लिए बनता है। अगर आपका डिले है कंसिडरेशन में तो फिर आप इंटरेस्ट या पेनल्टी लगाते हो। इस केस में एक्चुअल रिसीट जो होगी, जिस दिन आपको एक्चुअल में पैसा मिलेगा उसी टाइम को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एंड फिफ्थ केस इज रेजिडुअल केस, जहां पे दो सिनेरियो बनते हैं। ईदर यू आर लाइबल टू फाइल द रिटर्न, तो फिर उस केस में जिस दिन आप रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है आपकी, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एंड इन केस आप अदरवाइज की बात करो, मतलब आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी होती, तो जिस दिन आपसे टैक्स पे करवाया जाएगा उसी डेट को आपका जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। तो ये सिनेरियो है अलग अलग सेक्शन 12 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई के। ठीक है। चलिए, अब यहां तक मैंने आपको काम करवा दिया। गुड्स की मैंने आपको बात डिस्कस कर दी है। सर्विस वाला बहुत आसान है, एक बार गुड्स वाले में पॉइंट समझने के बाद थोड़ा सा ही वेरिएशन है यहाँ से, तो वो बहुत हम फास्टली सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्लास में हम उसे कंप्लीटली जो है चैप्टर को पूरा कर देंगे। तब तक के लिए आपको ये करना है कि आप अपना आईसीए का अगेन मॉड्यूल उठाएंगे और गुड्स के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस हैं आप उन्हें तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रोविजन अगेन ऐसा है जहां से थ्योरीज के चांसेस कम है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है, तो अच्छे से आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रोविजंस को जो है याद भी कर लेना, बिकॉज यहाँ पे देखिए लिमिट्स है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।